वो है कॉमन मैन, एक साधारण व्यक्ति, बट उनकी भी अपनी एक कहानी है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर टेस्टर है और साथ ही साथ एक्टिंग में अपनी रुचि, इंटरेस्ट रखते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है पूनम पांडे और मेरे इस पॉडकास्ट चैनल फील फ्री दोस्तों एपिसोड 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सो आज इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे व्हाट डज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर डू? विल एआई रिप्लेस software testers in the market? Toxic work culture in India. Does an IT employee get decent salary? His aspiration to become an actor. And a little more about him in person. आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इंडियन वर्क कल्चर को लेकर? कॉल्स कम आने का रीजन था कि मेरा ये ईयर गैप था इंजीनियरिंग में। कॉर्पोरेट सेक्टर का प्यार ज्यादा दिन नहीं टिकता। और पापा ने जैसे सुना ये बात, पापा ने फोन काट दिया। AI कैन रिप्लेस सॉफ्टवेयर टेस्टर if a software tester doesn't evolve. Please welcome Saurabh Naware on Feel Free दोस्तों एपिसोड 2। कैसे हो आप सौरभ? मैं तो अभी एक्साइटेड हूँ पॉडकास्ट के लिए। ओके। वीकेंड भी अच्छा चल रहा है तो मजा आ रहा है अभी। सो सौरभ, सॉफ्टवेयर टेस्टर्स करते क्या हैं? What exactly they do? सॉफ्टवेयर टेस्टर बेसिकली वैलिडेट करते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है वो एप्लीकेशन कैसे होना चाहिए, तो वो रिक्वायरमेंट मीट कर रही है नहीं, तो ये वैलिडेट करना है वो एज पर द रिक्वायरमेंट, इज इट फंक्शनिंग वेल, और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, बग ढूंढना ये सॉफ्टवेयर टेस्टर का काम है, बेसिकली गलतियां निकालना। अच्छा। तो उसमें एनालिसिस करना पड़ता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर उसके बाद टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनेरियोस प्रिपेयर करने पड़ते हैं, और वही मैच हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं एग्जीक्यूट करने के बाद। फिर उसके बाद अभी ऑटोमेशन टेस्टर है तो ऑटोमेशन करना है उसका, उसके स्क्रिप्ट लिखना है, एग्जीक्यूट करना है ऑटोमेशन के थ्रू। तो ये सारी चीजें रहती है उसमें, रिपोर्ट जनरेशन भी रहता है। हाँ, ओके। सो सॉफ्टवेयर टेस्टर हो आप बाय प्रोफेशन। सॉफ्टवेयर टेस्टर और सॉफ्टवेयर डेवलपर में एक क्या मतलब एक बेसिक सा ऐसा डिफरेंस जो लोगों के लिए आसान हो समझना, ऐसा क्या बेसिक डिफरेंस है सॉफ्टवेयर डेवलपर और सॉफ्टवेयर टेस्टर में? देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर तो उनको भी एक रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करनी है, सॉफ्टवेयर टेस्टर को भी करनी है, क्योंकि डेवलपर डेवलप करेंगे एप्लीकेशन। पर एनालिटिकल स्किल्स टेस्टर के पास ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपने अगर एक एप्लीकेशन बनाया तो डेवलपर मोस्टली पॉजिटिव सिनेरियोस के अकॉर्डिंगली सोचेंगे। करेक्ट। पर टेस्टर को उसमें खेलना पड़ता है, ऐसे भी करके देखता हूँ, वैसे भी करके देखता हूँ, तो ये करने के बाद क्या होता है, क्लाइंट में बता दिया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, पर अगर इसके उल्टा मैंने कर दिया तो क्या बिहेव करता है फंक्शन, कैसे बिहेव करता है एप्लीकेशन, वो भी मुझे टेस्ट करना है। ओके। तो इससे मुझे थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी है जानने की कि कितनी बनती है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर में और एक सॉफ्टवेयर टेस्टर में, क्या बन पाती है? हाँ, ये तो मजेदार किस्से होते हैं इसमें। हाँ। क्योंकि होता है ऐसे कि हमारा तो काम है गलतियां निकालना। हाँ। और उसके पैसे मिलते हैं हमें, जितना हम बग निकालेंगे उतना हमें मतलब परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा हमारा। क्योंकि अगर प्रोडक्शन में अगर कुछ बग निकलता है तो दे विल पॉइंट एट टेस्टर्स, क्योंकि आपने ठीक से टेस्ट नहीं किया। तो हमें लगता है कि ये एज अ टेस्टर हमें देखना पड़ता है कि रिक्वायरमेंट मैच हो रही है या नहीं। तो अगर मैच नहीं हो रही है, थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे दिखता है हमें, तो हम बग रेस करेंगे या फिर डिस्कस करेंगे डेवलपर के साथ। कभी कभी होता है ऐसे कि डेवलपर्स डजंट एग्री, सो उसके बाद डिस्कस करना पड़ता है बिजनेस एनालिस्ट के साथ कि ये बग है या नहीं है। तो ये भी एक तरीका है कि मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर कि डेवलपर को हम कैसे कन्विंस करते हैं, कि कैसे बताते हैं कि ये मैंने ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए हैं, ये उसमें फॉल्ट आ रहा है, इसमें एरर आ रहा है, तो ये सही है या नहीं सही है, कि मुझे पहले एनालिसिस करना पड़ेगा, मुझे कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा पहले। तो मतलब कभी कभी होता है वो। हाँ, बट टोटली डिपेंड करता है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग में। exactly. और आखिरकार तो आपका मोटिव यही होता होगा कि जो जनता है उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो इवेंचुअली दोनों उन्हीं के बेनिफिट के लिए काम कर रहे होते हैं, भले वो सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या सॉफ्टवेयर टेस्टर हो। वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। इसके साथ साथ जैसे सौरभ हम जानते हैं दैट आजकल एआई मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फैलता जा रहा है। कोई भी फील्ड हो, एआई उसकी अपनी जगह बनाता जा रहा है। सो इससे लोगों के दिमाग में एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक एक टेंशन भी पैदा होती जा रही है। ये आ रहा है ख्याल कि क्या
वो जो काम कर रहे हैं क्या वो एआई तो नहीं रिप्लेस कर देगा? सो मेरा सवाल ही उससे रिलेटेड है, क्या आपको लगता है दैट एआई सॉफ्टवेयर टेस्टर्स का काम ले लेगा मार्केट से? ये तो ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है अभी, पर मुझे लगता है कि एआई कैन रिप्लेस सॉफ्टवेयर टेस्टर इफ अ सॉफ्टवेयर टेस्टर डजंट इवॉल्व ओके, एज पर द टाइम। सो वक्त के साथ साथ बदलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला आपने, क्योंकि इवेंचुअली ये सारी चीजें हमें टाइम ही बचा रही है। सो यस, इसके साथ साथ आप कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको कितने साल हो गए सौरभ? अराउंड 6 to 7 years। ओके, एक अच्छा खासा आपको समय हो चुका है इस सेक्टर में, इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। सो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इंडियन वर्क कल्चर को लेके। सो उसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस रह चुका है अब तक, तो डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, आपको कौन सा प्रोजेक्ट असाइन हुआ है, कौन से क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो, आपका मैनेजर कैसा है, आपकी टीम कैसी है। तो इन सारी चीज़ों से मिला के वो कल्चर बनता है, वर्क कल्चर बनता है। करेक्ट। तो डिपेंड रहता है कि ये सारी चीज़ें कैसे मैच हो रही है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रह चुका है तो मोस्टली अच्छा ही रहा है। तो कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसा था कि मैनेजर ऐसा है कि मतलब ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं कुछ, या ठीक से सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मेरे साथ तो बहुत कम बार हो चुका है, तो मोस्टली सपोर्टिंग मैनेजर मिले हैं, तो कल्चर अच्छा ही मिला है मुझे। मैंने जिन कंपनीज में काम किया है उसमें। पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो। कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। एंड देन हम ऐसा बोलते भी हैं और लोग ऐसा इससे अग्री भी करेंगे दैट अक्सर लोग काम को नहीं छोड़ते, मैनेजमेंट को छोड़ते हैं। मैनेजमेंट से प्रॉब्लम होती है, इस वजह से कई बार लोग कंपनीज छोड़ देते हैं। सो यस, दैट इज दैट। इसके साथ साथ क्योंकि हम कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है दैट, ये भी ऐसा हमने कभी कभी सुना है दैट स्टेट लॉज ऐसे बोलते हैं कि कोई स्टेट लॉज ऐसे हैं कि वहाँ पे 8 घंटे काम करना है, कहीं ऐसा है कि 9 घंटे काम करना है, कहीं कहीं मैंडेटरी है कि आपको 11-12 घंटे काम करना है। सो क्या आपको लगता है ये टॉक्सिसिटी बढ़ा रहा है, एक एम्प्लॉय के लाइफ स्टाइल में टॉक्सिसिटी बढ़ा रहा है? अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी एम्प्लॉय से 8 घंटे से ज़्यादा काम एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो टॉक्सिक हो सकता है। पर मैंने जितना देखा है कि हर बार आपको 8 घंटे काम नहीं करना पड़ता है। कभी कभी ऐसी पॉइंट रहता है कि आपको प्रोजेक्ट जल्दी ख़त्म करना है या फिर डेडलाइन मैच करनी है, वो अचीव करनी है डेडलाइन, तो उस वक्त ज़्यादा काम रहेगा, प्रोजेक्ट के इनिशियल फेज में कम काम रहेगा। सो ये जो एक्सपेक्टेशंस है वो क्लियर होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए। तो डिपेंड्स वही कि आप कहाँ काम कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो। जैसे आपने कहा कि कभी कभी इतना प्रेशर होता है, वो प्रेशर होता है, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड टाइमलाइंस होते हैं। क्या आपको लगता है दैट जो सैलरी टैक्स सॉफ्टवेयर टेस्टर्स को मिल रही है, क्या वो डिसेंट सैलरी है? आप बोल सकते हो कि डिसेंट सैलरी मिल रही है आपके एफर्ट्स के हिसाब से? यस, वो मिल रही है वैसे देखा जाए तो। पर अगेन मैं इसमें बोलूँगा कि अगर आप मैनुअल टेस्टर है और आप हायर सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपकी गलती है। तो आपको स्किल सेट बनाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा स्किल सेट होगा तो उतनी सैलरी आप मांग सकते हो। और ये भी सैलरी निगोशिएशन भी एक टैलेंट की बात है कि आप कैसे निगोशिएट करते हैं सैलरी, कैसे पोर्ट्रे करते हैं आपको खुद को जब इंटरव्यूज होते हैं तब। तो है कुछ जगह कम मिलती है, कुछ जगह ज़्यादा मिलते हैं, तो हर कोई तो ज़्यादा ही अचीव करने का कोशिश करता है। करेक्ट। और पर ऐसा है कि जो कंपनीज बाहर की है, अगर कोई डायरेक्टली अब्रॉड जाके काम कर रहा है तो उसको सैलरी ज़्यादा मिलती है। और क्योंकि क्लाइंट हर एम्प्लॉय के लिए बहुत पे करता है कंपनी को। करेक्ट। तो उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो कम मिलती है। पर ये भी चीज़ है कि धीरे धीरे वो ग्रो हो रही है इंडस्ट्री। और अगेन जैसे अगर अपडेट रहेंगे तो हम सैलरी की डिमांड कर सकते हैं। करेक्ट। तो ऐसे कई मेरे फील्ड में भी, मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी कई दोस्त ऐसे हैं कि जो एस इक्वल टू डेवलपर्स कमा रहे हैं। वाह। हाँ, तो कुछ लोग हैं कि कम कमा रहे हैं क्योंकि कॉम्पिटिटेंट नहीं है स्किल सेट, इसलिए।
तो ये बहुत मायने रखता है कि आपके पास स्किल्स कितने हैं, आप कितना अपने स्किल्स को बेच सकते हो, कितना दिखा सकते हो, ऑन बेसिस ऑफ दैट अपने आप सैलरी के लिए डिमांड कर सकते हो। सो टेस्टिंग आप हमेशा से, मतलब टेस्टिंग में हमेशा से इंटरेस्ट था आपको, या एकदम सोच के रखा था ये टेस्टिंग में जाना है, या किसी से इन्फ्लुएंस हुए थे? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम कॉलेज में जाते हैं, हम या तो किसी से कुछ सुनते हैं, इसलिए हम अपना फिर करियर पाथ उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो आपका कैसा ये डिसीजन हुआ? मुझे तो एक्चुअली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में पता ही नहीं था। ओके। हाँ, तो मैंने जैसे इंजीनियरिंग की तब ऐसे जॉब ढूंढ रहा था, तो पता चला कि एक सीडैक नाम का कोर्स है, तो डेवलपमेंट सिखाते हैं वहाँ पे जाके, हम सीख सकते हैं, अच्छा है, 6 महीने का कोर्स है। तो वो मैंने कोर्स किया, सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो वो उसमें जाके तो मैं डेवलपर बनना चाहता था। तो हुआ ऐसे कि वहाँ पे इंटरव्यू के कॉल्स आते हैं, तो मुझे बहुत कम कॉल्स आ रहे थे, और जो भी कॉल्स आ रहे थे, मुझे अगर कोई कॉल आ रहा है तो वो सबको आ रहा है, ऐसे हो रहा था। तो कंपटीशन बहुत थी मेरे लिए, 1000, 1200, 1500 ऐसे लोग थे जिनके साथ मैं कम्पीट कर रहा था। तो मैं डेवलपमेंट के इंटरव्यूज़ तो मुझे ज़्यादा आ नहीं रहे थे, तो और 1-2 इंटरव्यूज़ में मैं 3rd राउंड 4th राउंड तक गया था, पर फाइनल राउंड तक मैं नहीं जा पाया। तो उसके बीच में एक गैप था, इंटरव्यूज़ के जो पीरियड रहता है, तो उसके बीच में एक वीक का गैप था। तो उस गैप में उन्होंने बोला था कि आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कॉल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनको अटेंड करना है वो कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, यहाँ पे मुझे कॉल्स कम आ रहे हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि कॉल्स कम आने का रीज़न था कि मेरा ये ईयर गैप था इंजीनियरिंग में। तो मैंने सोचा कि देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो 1-2 इंटरव्यूज़ दिए मैंने, तो उसमें एक कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो तभी मुझे डिसाइड करना था कि इसमें एंटर करूँ या ना करूँ। सो मैंने कुछ फ्रेंड्स से एडवाइस ली, मेरे भाई से एडवाइस ली, तो ऐसे जाके मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में एंटर किया। उसमें जाके पता चला कि क्या क्या चीज़ें रहती है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या रहता है। तो पर मतलब ये जो मैंने कोर्स किया था उसका मुझे बेनिफिट ही हुआ है, क्योंकि वो कोर्स ने मुझे सिखा दिया कि कम से कम समय में मैं कोई नई टेक्नोलॉजी कैसे सीखूं। तो जैसे मैं एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर, एज अ QA इंजीनियर ज्वाइन हुआ, तो उन्होंने पहले मैनुअल टेस्टिंग का ट्रेनिंग दिया, उसके बाद ऑटोमेशन टेस्टिंग का ट्रेनिंग दिया। तो मुझे पता चला कि हाँ, ये इंटरेस्टिंग है, ऑटोमेशन टेस्टिंग में मुझे इंटरेस्ट आने लगा था। तो ऐसे मुझे ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का वर्ल्ड दिख रहा था धीरे धीरे, ऐसे मेरी एंट्री हुई है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, इतने सारे बच्चे, इतने सारे विद्यार्थी पास आउट होते हैं हर साल, और उसमें से एक अच्छा खासा परसेंटेज है जो IT इंडस्ट्री में एंटर करना चाहता है। उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? क्योंकि इतने सारे बच्चे पास आउट हो रहे हैं, इतने सारे लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है IT सेक्टर में आने का, क्या एक सजेशन आप उनको देना चाहोगे? पहली बात तो हमें ये क्लियर करना चाहिए कि व्हाई मुझे इस इंडस्ट्री में क्यों जाना है। सिर्फ वो अच्छी डिसेंट सैलरी दिख रही है इसलिए जाना है, या सच में मुझे उस फील्ड में इंटरेस्ट है, उसके बारे में मुझे जानकारी है या नहीं है। ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अनलेस एंड अनटिल दिस इज़ क्लियर, यू शुड नॉट एंटर। और अभी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, जो IT इंडस्ट्री है, वो रैपिडली इवॉल्व हो रही है, रैपिडली चेंज हो रही है। तो उस चेंज को एडप्ट करने की तैयारी होनी चाहिए, और इसमें पढ़ाई कभी रुकती नहीं है। हर कुछ साल बाद कई नया टेक्नोलॉजी आएगी, नया टूल सीखने को आपको लगेगा, अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने पड़ेगी। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने तो बहुत पढ़ाई की थी मैंने इंजीनियरिंग में, अभी मैं और क्यों पढ़ूँ, इतना पढ़ना पड़ रहा है। तो ये डिसाइड करना चाहिए कि IT में भी अलग अलग सेक्टर्स है। मतलब ये अभी मैं टेस्टिंग में हूँ, तो कोई डेवलपमेंट में है, डेटा एनालिसिस है, बिग डेटा है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी एटलीस्ट होनी चाहिए आपको। अगर IT इंडस्ट्री में जाना है तो पहले ऑप्शंस देखो, और आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है ये थोड़ा सा एनालाइज करो, आप उसके बारे में पढ़ो, तभी एंटर करो। उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो ये सब
चीज़ों का ध्यान रख के आप एंटर करो। वेरी इंटरेस्टिंग। इसके साथ साथ जैसे कि आपने कहा कि हमें ये तो पता होना चाहिए दैट हमें अगर कंप्यूटर में या आईटी में अगर हमें जाना है तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट आपको किस में जाना है ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। लैंग्वेजेस की कितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अगर किसी इंसान को, किसी लड़के को या लड़की को, किसी को भी आईटी में जाना है तो उसे कितने लैंग्वेजेस की एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए? तो जैसे मैंने सीखा है तो C++ से हमें सिखाया गया था लैंग्वेजेस। तो ये जो उससे क्या हुआ, एक बेस डेवलप हुआ कि बाकी जो लैंग्वेजेस है, बहुत सारे लैंग्वेज है यहाँ से और डेवलप हो चुकी है। फिर अभी तो एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर मुझे जावा, सी शार्प, पाइथन, ये सारी लैंग्वेजेस है, जावा स्क्रिप्ट है, ये सारी लैंग्वेजेस तो आनी चाहिए क्योंकि मल्टीपल लैंग्वेजेस मुझे आती है तो मैं मतलब अप्लाई करने के लिए मुझे अच्छा रहेगा। ओके, सो हम ये भी देखते हैं सौरभ दैट लोग 3-3 साल, 4-4 साल एक प्रॉपर डिग्री लेते हैं, बीट बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर आप प्रॉपर एक इंजीनियरिंग की डिग्री ले लो। तो क्या ये करना बेटर होता है या जो क्रैश कोर्सेज अभी मार्केट में है, जो 6 महीने के क्रैश कोर्सेज होते हैं, 1 साल के क्रैश कोर्सेज होते हैं, सो क्या बेस्ट होगा? होता है ऐसे कि कंपनीज क्या रिक्वायरमेंट, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, मतलब मोस्टली होता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट तो होना चाहिए, पर सिर्फ ग्रेजुएशन करके फायदा नहीं होता। और जो आप कोर्सेज बोल रहे हो तो डिपेंड करता है वो कौन सा कोर्स आप करने जा रहे हो। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने जो कोर्स किया सीडेक का, तो 6 महीने का कोर्स था। तो मैंने जितना इंजीनियरिंग में 4 साल में नहीं सीखा, उससे ज़्यादा मैंने वो 6 महीने में सीखा। वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स है। तो वो 6 महीने में ही मैंने सीखा और ये भी मतलब डेवलप हुआ मैं ऐसे कि कम समय में मैं ये लैंग्वेजेस एडप्ट कर पाऊँ, सीख पाऊँ। तो ये कॉन्फिडेंस मुझे उस कोर्स के बाद मिला। और होता है कि अलग अलग कोर्सेज रहते हैं मार्केट में, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, तो कितने जेन्युइन है हम बता नहीं सकते। तो आप ये चेक कर लो कि आपके अगर फ्रेंड्स है, कोई फैमिली मेम्बर्स है, किसने वो कोर्स किया है या नहीं किया है, उसके रिव्यूज देखो आप, तब जाके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सो इसके साथ साथ थोड़ा सा टॉपिक को डेविएट करते हैं और ये जानना चाहती हूँ मैं, क्योंकि जैसे कि आपने कहा दैट आप कॉर्पोरेट सेक्टर में ऑलमोस्ट आपका 6 से 7 साल होने को आ रहे हैं। सो मैं ये जानना चाहती हूँ दैट क्या आप एक ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर्स में आप एक जेन्युइन लव, एक जेन्युइन रिलेशनशिप या ऐसा एक कोई बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं लोग ऐसा बोल भी देते हैं दैट यू नो कॉर्पोरेट सेक्टर का प्यार ज़्यादा दिन नहीं टिकता। सो उस पे आपका क्या टेक है? मैं तो बोलूँगा फोकस ऑन योर वर्क। कॉर्पोरेट सेक्टर में पर हो सकता है, बता नहीं सकते। ये जो आप अगर कोई ढूंढ रहा है ऐसा जेन्युइन लव रिलेशनशिप, इसमें तो मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के साथ हो। और होता है कि हम ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं रहता है, क्योंकि मिल तो सकता है कहीं पे भी। और ऐसा भी होता है कि अभी जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में कैजुअली मोस्टली होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। मैंने खुद ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखे कि जो सीरियस रिलेशनशिप में थे और उनकी शादी भी हुई। तो डिपेंड्स। और बस यही है, मुझे ऐसा लगता है कि लेबल नहीं लगाना चाहिए किसी चीज़ को। ये चीज़ ऐसी ही है, वो चीज़ ऐसी ही है, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसा ही होगा। ये अगर फिल्टर आप हटा देंगे तभी आप कुछ देख पाएंगे, और उसके लिए आपको खुद पहले जेन्युइन रहना पड़ेगा। वाओ, एकदम दिल से बात बोली आपने, एंड आई जेन्युइनली विश कि ये लोगों तक पहुंच जाए। हाँ। सो यस, ये हमने जान लिया दैट आप एक प्रोफेशनली एक सॉफ्टवेयर टेस्टर हैं, उसके आसपास के हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए, बट साथ ही साथ आप एक्टिंग में भी अपनी रुचि रखते हैं, आपका एक इंटरेस्ट है एक्टिंग में। सो ये इंटरेस्ट कब डेवलप हुआ और कहाँ से आपने शुरुआत की सब चीज़ों की? वैसे देखा जाए तो जब मैं स्कूल में था तभी से मेरे मन में कुछ ये इंटरेस्ट था। मैं किसी को बोलता नहीं था
क्योंकि मुझे लगता था कि यार मैं अगर किसी को बोलूँगा मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट है, मैं ट्राई करना चाहता हूँ, तब कोई क्या बोलेगा ये सोच के मैं किसी को बोलता नहीं था। एक कंपटीशन होती है पुरुषोत्तम करंडक इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन, तो उस कंपटीशन के लिए हमें एक प्ले उसमें परफॉर्म करना था, तो उसके लिए ऑडिशन दी थी मैंने, और फॉर्चुनेटली मुझे वो लीड रोल मिला था उस नाटक के लिए। तो और भी अच्छा लगने लगा कि यार हाँ मैं कर सकता हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली वो प्ले उसमें उस कंपटीशन में हो नहीं पाया, क्योंकि पर है ये है ना कि मुझे उस टाइम पे लग रहा था कि मैं कर सकता हूँ और मैंने कोशिश करनी चाहिए। तो फिर अलग अलग कॉम्पिटिशन है, फिरोदिया करंडक, पुरुषोत्तम करंडक के साथ साथ भरत करंडक है, गडकरी करंडक है, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन है। तो मैं जो हमारे कॉलेज का आर्ट सर्कल था उसमें मुझे बहुत सीखने को मिला एक्टिंग के बारे में। जो हमारे डायरेक्टर्स थे, जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे सिखाया कि बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ से मुझे और इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं करना चाहिए। अलग अलग कैरेक्टर्स करने को मिले। ऐसे करते करते मैं फिर कॉलेज के बाद भी मैंने कुछ ग्रुप्स ज्वाइन किए, उनके साथ नाटक करने लगा, कुछ वर्कशॉप्स किए। मैंने एक थिएटर ऑन एंटरटेनमेंट, ये जो बड़ा ग्रुप है पुणे में, तो उनके बहुत अच्छे नाटक होते हैं, तो उनका एक वर्कशॉप किया मैंने, तो वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ऐसे चल रहा है अभी, देखता हूँ आगे जाके क्या होता है। वाह, बट ये एटलीस्ट जानने में बहुत अच्छा हाँ। लगा सुन के कि कैसे आपने शुरुआत की, कहाँ से आपको वो एक मोटिवेशन, वो हाँ। प्रोत्साहन मिला, या एटलीस्ट हम बोल सकते हैं कि आपको एक आइडिया मिला कहाँ से। थिएटर एक्टिंग के बारे में भी हमने काफ़ी सुना है, लोग हम देखते हैं, सुनते हैं, नहीं हमने पहले थिएटर एक्टिंग की है, उसके बाद वो काफ़ी ग्रो होते चले जाते हैं। सो थिएटर एक्टिंग के बारे में हमें थोड़ा बताएंगे कि क्या होती है थिएटर एक्टिंग? मैंने जितने नाटक किए उस एक्सपीरियंस के बतौर मैं बता सकता हूँ कि मुझे जो समझ में आया है, तो थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग या फिल्म एक्टिंग हम बोल सकते हैं। तो उसमें डिफरेंस ऐसा होता है कि कैमरा में आपके ऊपर क्लोजअप भी ले सकता है, आपके किसी अलग अलग एक्सप्रेशंस कैप्चर होते हैं कैमरा में, पर थिएटर में आपकी होल बॉडी दिखती है, आपका पूरा हर एक मूवमेंट दिखता है। तो ऐसे है नहीं कि मैं सिर्फ आंखों से एक्टिंग कर रहा हूँ या फिर मेरे हाथ स्टेबल है, ऐसे नहीं हो सकता। आपको ये जो आंगिक अभिनय भी रहता है, तो उसके बारे में भी आपको सीखना पड़ेगा, वो भी करने हैं। तो ये जो एक्टिंग के 4 प्रकार बोल सकते हैं हम, वाचिक अभिनय, आंगिक अभिनय, आहार्य और सात्विक। थिएटर में क्या है कि मुझे ये देखना पड़ता है कि लास्ट के रो में जो ऑडियंस है वहाँ तक मेरे डायलॉग्स पहुँच रहे हैं या नहीं, वहाँ तक मेरे इमोशंस पहुँच रहे हैं या नहीं, मुझे ये भी देखना पड़ता है। थिएटर में हर शो अलग होता है, मतलब जितने आप शोज करेंगे तो हर शोज में नाटक अलग परफॉर्म होता है, क्योंकि हर शोज में अलग एनर्जी रहती है, अलग कैरेक्टराइजेशन आपके दिमाग में रहता है। होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि को एक्टर ने कुछ अलग ही लाइन बोल दी, जो डिसाइडेड थी, उसके जो स्क्रिप्ट में थी उसके अलावा कुछ अलग लाइन बोल दी। हो सकता है क्योंकि उस मोमेंट में अगर उसे लगा कि वो बोलना चाह रहा है, या भी होता है गलती से भी होता है, तो उसके ऊपर आपको रिएक्ट करना है। तो ये थिएटर में होता है, यहाँ पे रीटेक नहीं होगा। करेक्ट। जैसे कैमरा में अगर गलती हो गई तो मैं रीटेक ले सकता हूँ, फिर से कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, जो भी कुछ है। इसमें डबिंग भी रहती है कैमरा में। तो थिएटर में वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो मुझे अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, रिहर्स करना है, ताकि ये सारी गलतियाँ ना हो पाए, और मेरी वॉइस भी क्लियर होनी चाहिए, जो कि मुझे भी बहुत दिक्कत आती थी। मैं जब थिएटर स्टार्ट किया, अभी भी कभी कभी दिक्कत आती है, तो वो वॉइस को भी डेवलप करना है कि आपके जो डायलॉग्स है वो क्लियर पोर्ट्रे होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थिएटर एक्टिंग में। ऐसा कौन सा व्यक्ति है, या अब मैं ऐसा समझना चाहूँगी, ऐसा कौन सा एक्टर है या एक्ट्रेस है जिनको आप एडमायर करते हो, जिनके काम को आप एडमायर करते हो? तो वैसे देखा जाए तो बहुत सारी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है। तो उसमें भी पहले मेरे मन में नाम आता है इरफान खान का। तो मेरे रूम में मैंने पोस्टर भी लगाया उनका। तो
उनकी जो एक्टिंग रहती है वो लगता नहीं वो एक्टिंग कर रहे हैं, इतना नेचुरल होता है। और हर कैरेक्टर अलग होता है, तो उनके हर कोई उनका फैन है एक्चुअली, और वो अभी इस दुनिया में नहीं, तो इट्स अ बिग लॉस टू अस। पर बहुत मज़ा आता है उनकी एक्टिंग देखने का। मतलब उनकी एक्टिंग तो मतलब उस पर स्टडी होता है, लोग स्टडी Correct. करते हैं उनकी एक्टिंग का, ठीक है, उनके सीन्स देखते हैं, कैसे उन्होंने परफॉर्म किया, क्या किया, कैसे पॉजेस लिए। और एक एक्टर और भी मैं फैन हूँ सुनील ग्रोवर का। सुनील ग्रोवर जो कैरेक्टराइजेशन लाते हैं उनका कपिल शर्मा शो में, जितने भी उन्होंने कैरेक्टर किए हैं, वो हर कैरेक्टर इंप्रेशन छोड़ जाता है। और वो जो भी किसी भी पर्सनैलिटी का इमिटेशन कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं, तो मिमिक्री लगती नहीं है, ऐसा लगता है कि वो खुद इंसान बैठा हुआ है। मतलब मैं तो बोल रहा हूँ कि AI ऑल्सो कांट बीट सुनील ग्रोवर। तो मतलब इतने वर्सेटाइल है। और हमारे थिएटर में भी बहुत सारे एक्टर है कि मतलब मराठी में भरत जाधव एक बहुत बड़ा नाम है, क्या क्या कमाल काम करते हैं। उनका सही रे सही जो नाटक मैंने देखा था कि आई वॉज लिटरली, क्या आदमी है, इतने सारे कैरेक्टर्स एक ही शो में एक अकेला आदमी करता है, अकेला एक्टर करता है, और वो भी बिना थके। ऐसा कहीं पे भी नहीं लगता कि थोड़ी भी एनर्जी कम हुई है उनकी, और इतने सारे शोज किए हैं वो। अभी मैंने फिलहाल और नाटक देखे थे, पुरुष नाम का नाटक देखा था, हिमालयाची सावली नाटक देखा था। उसमें शरद पोंक्षे नाम के एक्टर है, उनका भी एक्टिंग से बहुत इम्प्रेस हुआ था मैं। तो ये सारी एक्टर्स है, बहुत सारे, राधिका आप्टे, उनके भी क्या कमाल की एक्टिंग रहती है, हर एक कैरेक्टर देखने लायक रहता है। वो एकदम लगता है कि यार नेचुरल है, ऐसा लगता है कि ये सीन फिर से मैं देखूं उनका भी। और जितेंद्र जोशी, वो तो यार बहुत मतलब इंस्पायर हूँ उनसे भी मैं। आपने इतने अच्छे अच्छे लोगों के बारे में बात कही, और जैसे आपने कहा कि इतने, जैसे आपने इतने सारे दिग्गजों की बात कही कि को इतने नेचुरली प्रेजेंट करते हैं, जैसे मुझे लगता है मैं वापस से वो टेक देखूं या वापस से देखूं कि उन्होंने ये कैसे कर लिया इतने आसानी से। तो अगेन मैं उस पर आना चाहूँगी कि क्या कर सकता है एक एक्टर कि वो डिलीवर कर रहे हैं, जो एक्टिंग वो करना चाह रहे हैं, वो नेचुरल दिखे। वैसे तो इस बात पे बात करना ऐसा होता है, ऐसा लग रहा है कि मैं छोटा मुँह बड़ी बात कर रहा हूँ, पर जो भी मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो सीखा है या वर्कशॉप्स किए, अलग अलग को एक्टर से सीखा है, खुद के अनुभव से सीखा है, मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो ये है कि ये आप ध्यान रखो कि आप दिखाओ मत, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ ये दिखाओ मत। अभी मैं गुस्सा हूँ तो ये दिखाओ मत, अभी मैं रो रहा हूँ ये दिखाओ मत। जब आपको वैलिडेशन की लिए देखेंगे आपकी, ये मैं ऐसा इमोशन इमोट कर रहा हूँ, ये अगर आप दिखाने जाओगे तो फंस जाओगे। तो ये पहली चीज़ है कि मतलब बोलना है कि एक्टिंग मत करो, इनडायरेक्टली बोलना है कि एक्टिंग मत करो, बस वो लिव दैट मोमेंट, लिव दैट कैरेक्टर। जितना क्लियर आपको कैरेक्टर दिखेगा, आपको दिखना चाहिए वो कैरेक्टर कैसा है। थिंक अबाउट द कैरेक्टर, पहले तो कैरेक्टर के बारे में स्टडी करो, मतलब सोचो आप। सो व्हेन यू थिंक लाइक द कैरेक्टर देन यू बिकम द कैरेक्टर। वाओ। सो बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली, अलग अलग टेक्निक्स भी है, मेथड एक्टिंग करते हैं कुछ लोग। और ऐसा होता है कि अभी होता है ना कि अगर होता है कि मैं एक सीन कर रहा हूँ, मानो कि उसमें है कि मेरा बेटा मर चुका है, तो हाल ही में मैंने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं ऐसे। तो ऐसी चीज़ में क्या कर सकते कि जो रिलीवेंट इमोशन है मेरे लाइफ का, तो वो मैं याद कर सकता हूँ, तब मेरा क्या रिएक्शन था, मैं कैसा मैंने महसूस किया था। तो इसलिए जो बोलते हैं कि ऑब्जर्वेशन होना ज़रूरी है एज एन एक्टर। मतलब बाहर का भी ऑब्जर्व करो और खुद को भी ऑब्जर्व करो। जैसे कि कहीं पे भी मैं जाता हूँ, कुछ भी घटना मेरे साथ होती है, अलग अलग जगह मैं जाता हूँ, तो मैं अलग अलग तरीके से बिहेव करता हूँ। ये खुद के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हम 90s के 80s के दौर में एक्टर्स को देखते थे, जैसे मेरे दिमाग में, मेरे जहन में एक मूवी आती है शोले। उनका जो एक एक किरदार था वो इतना ज़्यादा बखूबी दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है।
और मैं ये कहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छे से अपना कैरेक्टर निभाया है। बट तब ऐसे स्कूल्स नहीं होते थे जो आजकल बोलते हैं ना कि एक्टर्स के बच्चे, जिनको एक टर्म दिया गया है नेपोटिज्म, एक्टर्स के बच्चे या एक्ट्रेस के बच्चे जाते हैं बाहर, इंटरनेशनली पढ़ते हैं, इंटरनेशनली सीखते हैं। सो क्या आपको लगता है दैट वो जो 80s का, जो 90s का दौर था, जब लोग एकदम बिना कोई ट्रेनिंग के, बिना कोई टेक्निकल नॉलेज के एक्टिंग करते थे, अपनी नेचुरल एक्टिंग या जैसे आप कह रहे हैं नेचुरल फीलिंग को दिखाते थे, और अब जो लोग इतने ज़्यादा इंटरनेशनल स्कूल्स जाते हैं, बाहर देश जाते हैं, तो क्या आप प्रिफर करेंगे? इंडिया में लोगों को कनेक्शन कैसे बैठेगा? देखिए, मुझे तो लगता है कि एक्टिंग को भी ऐसे जो बोलते हैं ना कि उसमें पढ़ने की क्या बात है, तो मुझे लगता है कि जो अभी मेरे जो दोस्त है वो कुछ FTI में सीखे है अभी, कुछ ललित कला केंद्र है या महाराष्ट्र थिएटर एकेडमी है मुंबई में, तो ये जो एजुकेशन लेना है ना, मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस चीज़ का मैं जितना उसके बारे में पढ़ सकता हूँ, वही चीज़ मुझे काम करने में, जब मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझे काम में आएगी वो चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सीखनी चाहिए। अगर अब अभी मैंने तो मैं ऐसे कुछ ग्रेजुएशन या कुछ डिग्री नहीं ली है एक्टिंग में, और अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अलग अलग एक्टिंग के वर्कशॉप्स कर सकूँ। तो वो एज अ मेरे लिए एक कुछ डिग्री या क्रैश कोर्स की तरह ही है, राइट? तो हर एक वर्कशॉप में अलग अलग चीज़ें मुझे सीखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि मतलब उसमें भी अलग अलग बहुत कुछ सिखाया जाता है, उसमें भी अलग अलग टेक्निक सिखाए जाते हैं, स्टैनिस्लावस्की हो या मिजनर टेक्निक हो या चेको की टेक्निक हो। सो इनके बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए ना। अच्छा, अभी रशियन थिएटर में क्या होता है, जर्मन थिएटर में क्या होता था, वो कैसे इवॉल्व हुआ, बाहर के और जो भी थिएटर है वहाँ पे क्या होता था, कैसे नाटक होते थे, प्रोसिनियम थिएटर क्या है, ये सारी चीज़ें अगर मुझे पता हो ना, तो इम्प्लीमेंटेशन में जब करूँगा या फिर ना भी करूँ, मुझे पर कहीं ना कहीं तो मुझे काम में आएगा, बैक ऑफ द माइंड ये मुझे कॉन्फिडेंस देगा ये चीज़ें। तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन ज़रूरी है। अगर आप ना भी ले पाओ तो एटलीस्ट आप खुद तैयारी करो, आप खुद उसकी स्टडी करो। आपने जो एग्जांपल दिया कि शोले का, वो पुराने एक्टर्स थे, वो तो उनके टैलेंटेड थे वो उतने, पर उन्होंने भी कुछ ना कुछ सीखा होगा। उन्होंने अगर मतलब उनमें से भी कुछ लोग हैं जिन्होंने NSD से पास आउट है, कुछ लोग, ठीक है, तो उन्होंने भी सीखा है। कुछ लोगों ने डायरेक्ट बिना सीखे अगर आए हैं तो उन्होंने भी खुद ना खुद कुछ तो प्रिपरेशन किया होगा, ठीक है। तो वो पता होना चाहिए कि मुझ में क्या कमी है, और प्रिपरेशन ज़रूरी है। जहाँ से भी सीखने को मिले वहाँ से सीखना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अभी एक मैंने बॉडी अवेयरनेस का वर्कशॉप किया अभय महाजन का, तो वो तो डायरेक्टली एक्टिंग से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, पर उसका भी कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट होता है। तो जितना मैं सोचूं, अगर मैं एक साइकोलॉजी के बारे में पढूं या और कुछ डांस मुझे आता है तो उसका भी बेनिफिट मुझे मिलेगा। अगर मैं कुछ म्यूज़िक के बारे में जानता हूँ तो कहीं ना कहीं वो जो रिदम है उसका वो सुर है, वो मुझे काम में आ सकता है। तो डेफिनेटली इट्स गोना हेल्प यू। हमें आपके प्रोफेशन के बारे में, आपके इंटरेस्ट के बारे में, जो एक्टिंग है, काफ़ी कुछ पता चल गया है, और आपने हमें काफ़ी कुछ डेप्थ में बता दिया। बट इसके साथ साथ हर एक इंसान की एक जर्नी होती है। हम थोड़ा आपके पर्सनल लाइफ में आना चाहते हैं, आपके बचपन के बारे में थोड़ा आना चाहते हैं, उसके बारे में आपसे थोड़ा सवाल जवाब करना चाहते हैं। आप कहाँ पैदा हुए हैं? अमरावती नाम का शहर है महाराष्ट्र में, तो वहाँ मैं पैदा हुआ था, और मेरा गांव है कारंजा लाड, जो कि अमरावती के पास ही है, वाशिम डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ मेरा घर है, मेरा स्कूल एजुकेशन वहीं से हुआ है। तो मैं उसके बाद 11th-12th मैंने अकोला एक शहर है तो वहाँ से की। फिर इंजीनियरिंग करने के लिए मैं पुणे आया था 2012 में। ओके। तो आपके जो कॉलेज का आपका जो
आपके जो इयर्स थे, आपका जो टाइम था, उससे आपकी ऐसी कौन सी लर्निंग है जो आपके दिल में छू गई हो? एक्चुअली इंजीनियरिंग ने बहुत सिखाया है मुझे। वो जो इंजीनियरिंग का पीरियड था वो बहुत मेमोरेबल है, बिकॉज ऑल्सो द आर्ट सर्कल। तो कॉलेज के साथ साथ जब मुझे एक्चुअली जब मुझे बैकलॉग लगना शुरू हुआ, मैं फेल होते गया कुछ सब्जेक्ट्स में, तो वो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता गया और जिस इंटरेस्ट से मैं आया था इंजीनियरिंग में वो इंटरेस्ट कहीं खो गया। ओके। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो चीज़ें हैं उसमें मेरा इंटरेस्ट कम होते गया, तो मैं एग्ज़ाम्स में ठीक से नहीं कर पा रहा था, तो मैं फेल भी हुआ, ईयर डाउन हुआ मेरा। तब मुझे लगता था कि यार मैं क्या इंसान था, मैं क्या कैसा था, मैं एकेडमिक्स में स्कूल में या फिर 11th-12th में भी अच्छे से अच्छा था, मैं स्कॉलर, वन ऑफ द स्कॉलर्स ऐसे देखते थे लोग, बहुत पढ़ता था। पर यहाँ के ईयर डाउन हुआ मैं, और एक गिल्ट भी था कि यार मेरे पेरेंट्स भी मेरे से बहुत होप रख चुके हैं, उन्हें बहुत होप्स थी मेरे से, तो मैं पूरा ही नहीं कर पाया। तो बहुत डिप्रेशन में चला गया था उस टाइम पे कि यार नहीं यार, मैं वो उसके जिम्मेदार मैं ही हूँ, मैंने कुछ गलतियाँ की है। पर है ना, जो ईयर डाउन का फेज़ था तब पता चला कि इस समय इस फेज़ में कौन लोग मेरे साथ है, वो आज तक मेरे साथ टिके हुए हैं। उस फेज़ में जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं उससे बाहर नहीं निकल पाता था। बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी है, उन्होंने मोटिवेट किया। मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया। मतलब एक्चुअली मैं इतना डरा हुआ था कि मैं जैसे फेल हुआ था, ईयर डाउन हुआ था, मैं कुछ दिन मैंने बताया ही नहीं घर पे। और फिर मैंने सोचा कि यार अभी तो बताना पड़ेगा। मैंने पापा को कॉल किया। मैं सोचा था कि यार अभी बहुत डांट मिलने वाली है, मुझे बहुत डांट मिलने वाली है। डर था पापा का बहुत, जैसे पापा है। पर पापा ने जैसे सुना ये बात, पापा ने फ़ोन काट दिया। मेरी तो और फट गई थी। फिर पापा ने तुरंत कुछ देर बाद कॉल किया, कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है, हो जाता है, अभी ठीक से पढ़ाई कर, अभी मत सोच कि क्या हुआ है, अभी ठीक से पढ़ाई कर और अच्छा कर। तो एक्चुअली उस चीज़ से मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि यार मतलब मैं संभल पाया उस फेल्यूर से। सो एज आपका प्रोफेशन एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर, एज अ एक्टर, एस्पायरिंग एक्टर, हमने काफ़ी कुछ समझ लिया आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में। इतना कुछ आपने देखा जो आपने अपने लाइफ के थ्रू अपनी जर्नी को एक बहुत ही सिंपल तरीके से कवर कर दिया। बट आपका एक ऐसा कोई रोल मॉडल जिसको आप अपना रोल मॉडल मान सकते हो? ऐसा कोई एक रोल मॉडल नहीं बोल सकता हूँ मैं। ऐसे किसी को मैं ज़्यादा रोल मॉडल के तरीके से नहीं देखता हूँ, पर ऐसी कुछ पर्सनैलिटीज़ है, ऐसे कुछ लोग हैं, मुझे लगता है कि उनके जैसा मैं थोड़ा भी बन पाऊँ ना तो बहुत अच्छा होगा। मतलब मेरे फैमिली से स्टार्ट करो तो मेरे पापा जो है वो अभी 72 के ऊपर उनका एज है, तो अभी भी इस उम्र में भी वो सुबह 4:30 बजे उठ के वॉक के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर आने के बाद पूजा पाठ करते हैं, फिर काम पे लग जाते हैं और हमेशा काम करते रहते हैं कुछ ना कुछ। वो थोड़े अभी मेंटली थके हुए हैं पर उनकी एनर्जी अभी भी मेंटेन है, एक्टिव रहते हैं बहुत। और मैं इतना आलसी हूँ कि मुझे लगता है कि यार वो गुण अगर मेरे पापा के मुझ में आ जाए थोड़े बहुत तो मैं बहुत अचीव कर पाऊंगा। और एक ऐसी जो पर्सनालिटी है वो जो मुझे बहुत इम्प्रेस करती है वो है कि जितेंद्र जोशी, जो उन्होंने काम किया है, जिस तरह से वो काम करते हैं, चाहे वो मराठी में हो चाहे वो हिंदी में हो, वो एक छाप छोड़ जाते हैं, इम्प्रेशन छोड़ जाते हैं उनके एक्टिंग के थ्रू, उनके कॉन्फिडेंस के थ्रू। और वो जिस तरह से बात करते हैं ना, जिस तरह का नॉलेज है उनको, वो एकदम जेन्युइन लगता है। ऐसा लगता है कि वो जेन्युइनली बात कर रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। उनके इंटरव्यूज़ देखता हूँ मैं तो पता चल जाता है कि बहुत कुछ पढ़ा है उस इंसान ने। और जो भी कुछ पढ़ा है ना वो ऐसे बोलता है, ये राइटर के बारे में, उस पोएट के बारे में, उस पोएट की ये पोएम, ऐसे बोलता है कि सब याद हो उनको।
पता नहीं कैसे क्या, फिर वही कि वो जो इतना बड़ा होने के बावजूद वो खुद को बोलते कि मुझे कुछ नहीं आता है, तो मैं तो कुछ नहीं हूँ। तो ऐसा अगर मैं कुछ बन पाऊँ तो बहुत अच्छा होगा। आपसे बात करके, आपकी सारी जर्नी सुन के मुझे बहुत एक मोटिवेशन मिला है और अच्छा लगा है जान के। बट आई होप आपको भी मेरे सवाल अच्छे लगे होंगे, मेरे से इंटरेक्शन अच्छी लगी होगी आपको। एंड इस पॉडकास्ट चैनल के एंड में हम आ चुके हैं। सो हमारे दर्शकों के लिए अगर आप कुछ शब्द बोलना चाहो तो। पहले तो थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। मैं इस काबिल भी हुए पता नहीं था मुझे, अभी भी पता नहीं, पर यहाँ के बहुत अच्छा लगा। एक इंट्रोस्पेक्शन जो होता है ना, तो वो हुआ आज मेरे साथ, और मेरी जर्नी जो है वो रिविजिट हुई। अच्छा लगा मुझे, मतलब जैसे आपने बोला फील फ्री दोस्तों, तो ऐसा आई एम फीलिंग फ्री राइट नाउ। तो आखिरी में मैं एक मेरी कविता सुनाना चाहता हूँ। शून्य के ऊपर मैंने एक कविता लिखी है। तो मैंने एक स्कूल में एक चैप्टर था इंग्लिश में, तो उसमें एक लाइन थी, लाइफ इज अ बिगर साइफर। साइफर यानी जीरो, शून्य। तो लाइफ में जितना दुख मिलेगा उतना सुख मिलेगा शायद, जितने पॉजिटिव चीज़ें होगी उतनी निगेटिव चीज़ें होगी। तो एंड में जाके शून्य ही बनता है, घूम फिर के वो सर्कल कंप्लीट होता है और शून्य ही बनता है। मुझे लगता है कि मैं शून्य ही हूँ। जिस तरह के लोगों के साथ मैं रहता हूँ, मतलब जो भी लोग देखे, कितने टैलेंटेड लोग हैं, तो मुझे लगता है कि मैं तो शून्य ही हूँ। तो इससे रिलेट करके, शून्य से रिलेट करके मैंने एक पोएम लिखी है, बिगर सायफर। शून्यात विश्व सामावलेलं आहे, शून्यात विश्व सामावलेलं आहे, काही गमावलेलं, काही कमावलेलं आहे. असाच काय शून्य मोठा होत नाही, असाच काय शून्य मोठा होत नाही, कुणाच्या मागे राहून छोटा होत नहीं। मतलब जीरो के पीछे अगर 1 2 कुछ भी लगाओ तो उसकी वैल्यू कम नहीं होने वाली है। कितीही गुण द्या तो काही सुधरत नाही। इफ यू मल्टीप्लाय जीरो बाय एनीथिंग इट रिमेन्स जीरो। करेक्ट। कितीही गुण द्या तो काही सुधरत नाही, कितीही छेद द्या तो काही मरत नाही, तो कुणाला मागत नाही ना कुणाला भागत नाही, त्याच्या तुम्ही पाठीशी राहा, तुमची किंमत ठेवेल तो। जीरो के पीछे कौन सा भी नंबर लगाए तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, उसकी वैल्यू वैसी ही रहती है। तुम्ही पाठीशी राहा, तुमची किंमत ठेवेल तो, तुम्ही त्याला पाठीशी ठेवा, तुमची किंमत वाढवेल तो। पहिल्या नंबर मागे आपण सतत धावतो, पहिल्या नंबर मागे आपण सतत धावतो, हर एक को पहला नंबर चाहिए। पहिल्या नंबर मागे आपण सतत धावतो, हरवल्यावर मात्र शून्यातच बघतो। म्हणून म्हणतो, व्हा तुम्हीही कधी आर्यभट्ट, स्वतःतला शून्य शोधायचा पूर्वा हट्ट। खुद का जो जीरो है वो ढूंढो। व्हा तुम्हीही कधी आर्यभट्ट, स्वतःचा शून्य शोधायचा पूर्वा हट्ट, कारण शून्यातूनच होते सुरुवात, शून्यातच होतो अंत। शून्यातूनच होते सुरुवात, शून्यातच होतो अंत। काय पाप नि काय पुण्य, शेवटी सगळे आपण एक मोठा शून्य। बहुत अद्भुत, बहुत ही उम्दा शब्द, बहुत ही दिल को छूने वाले, और बहुत अच्छा लगा मुझे आज सौरभ आप आए। आपने अपने अच्छी कहानियाँ और अच्छी बातें हमसे शेयर करी जो मुझे दिल को छुई, एंड मैं ज़रूर ये होप करती हूँ दैट हमारे दर्शकों के दिल को छुई होंगी। एंड ये समय आपके लिए अच्छा होगा, यही मेरी आशा है। थैंक यू सो मच। मैं भी चाहता हूँ कि आपका पॉडकास्ट और भी बढ़े और भी लोग देखें, क्योंकि आप कॉमन मैन की स्टोरी भी बताते हैं, तो हर एक को मौका है उसकी स्टोरी बताने का, और हर एक के स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो अच्छा लगा यहाँ आके। थैंक यू सो मच।